हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुमित सर बीपीएससी टीचिंग। दोस्तों मैं अपना टीआरई 3.0 का मैं ज्वाइनिंग लेटर मतलब नियुक्ति पत्र लेने गया था बिहार में। इसलिए दोस्तों मेरे चैनल पर 4-5 दिन से वीडियो नहीं आ पाई थी, लेकिन कोई बात नहीं है। अब दोस्तों फिर से रेगुलर दोस्तों आज से आपको चैनल पर वीडियो देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों वैसे आपने देखा होगा कि हमारे चैनल पर अभी हिस्ट्री वाला दोस्तों पूरा कंप्लीट कर दिया है सब्जेक्ट मैंने। अब दोस्तों आपका साइंस वाला चल रहा था, तो उसी सीरीज में दोस्तों आपके साइंस वाले पोर्शन में साइंस सब्जेक्ट में दोस्तों आपके एक अलग टॉपिक में लेकर आया हूं, जिस दोस्तों टॉपिक से आपके विगत वर्षों में बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों इस बार भी आपसे प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। एटलीस्ट दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि आप वीडियो अभी दोस्तों लाइक कर दो, क्योंकि कंटेंट बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप चैनल पे मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी हिट कर दो। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे, ठीक है। जैसे दोस्तों आज मेरा पेन खराब हो गया तो आज मैं आपको उंगली से ही लिख के बताऊँगा। जैसे कि धातु और अधातु, धातु और अधातु दोस्तों आपका हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, धातु और अधातु, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं धातु की। धातु है क्या? धातु है क्या दोस्तों? प्रकृति में मतलब दोस्तों भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा दोस्तों जो पाया जाता है वो दोस्तों आपके एल्युमिनियम पाया जाता है। भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा पाने वाला धातु आपका एल्युमिनियम है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछ ले तत्व पूछ ले, यानी अधातु दोस्तों आपसे पूछ ले तत्व पूछ ले, तब दोस्तों आपके भूपर्पटी में हो जाएगा आपके ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दोस्तों 46.60% के अप्रॉक्स पाया जाता है भूपर्पटी में, और एल्युमिनियम दोस्तों 7% के आसपास पाया जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा है, ठीक है। दोनों के दोनों दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको पता होना चाहिए। एल्युमिनियम दोस्तों धातु है जो भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन दोस्तों आपके भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन वो धातु नहीं है, अधातु, या दोस्तों हम उसको तत्व कह सकते हैं 46%, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आपको बता दूं कि सबसे मजबूत जो आपकी धातु वो टंगस्टन है। टंगस्टन जो कि दोस्तों आपके विद्युत बल्ब में आपकी पाई जाती है। टंगस्टन का जो तार होता है विद्युत बल्ब में, वो आपके सबसे मजबूत धातु है। इसके अलावा सबसे हल्की धातु दोस्तों आपकी लिथियम है। सबसे हल्की धातु आपकी कौन सी है? लिथियम है। इसके अलावा सबसे भारी आपकी ओस्मियम में, सबसे कठोर क्रोमियम है। चार में से दोस्तों ये चारों ही कई बार पूछी गई हैं, सबसे हल्की कौन सी, सबसे भारी कौन सी, सबसे कठोर कौन सी, सबसे मजबूत कौन सी है। दोस्तों चारों की चारों आपको पता होना चाहिए। इसके बाद धातुओं को दोस्तों मैं गुण बता दूं आपको। एक तो धातुओं का गुण होता है कि इलेक्ट्रॉन को त्यागना। धातुओं का सबसे बड़ा गुण होता है। धन आयन प्रदान करना, ये भी इलेक्ट्रॉन का, ये भी दोस्तों आपके धातुओं का गुण है। धातु का गुण है इलेक्ट्रॉन को त्यागना, ठीक है। धन आयन प्रदान करना, ये आपके धातु का गुण है। चमकदार होती हैं और ये तन्य होती हैं। मतलब धातुएं दोस्तों बेसिकली आपके अपवाद को छोड़कर सभी दोस्तों धातुएं आपकी चमकदार होती हैं। सामान्यतः धातुएं कैसी होती हैं? आपकी चमकदार होती हैं, और दोस्तों आपकी तन्य भी होती है, मतलब इनको खींचा जा सकता है। तभी तो दोस्तों धातुओं को खींचकर उनका तार बनाया जाता है ना। आपने देखा होगा एल्युमिनियम वायर, कॉपर वायर, है ना, आपने देखा होगा ना। इसलिए दोस्तों वो सब क्या है? वो सब धातु है। धातुओं में तन्यता का गुण होता है। इसके अलावा दोस्तों आघात वर्धनीयता का गुण क्या होता है कि दोस्तों किसी भी धातु को पीट कर उसको चादर के रूप में कर देना। दोस्तों आपने देखा होगा धातुओं की चादर, यानी पीट कर अगर वो चादर के रूप में बन रही है, इसका मतलब उसके अंदर आघात वर्णनीयता का गुण भी उसके अंदर है। यह आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों सामान्यतः विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। सामान्य विद्युत और ऊष्मा की दोस्तों आपकी ये क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। सामान्यतः विद्युत और ऊष्मा की सुचालक, यानी कि ये दोस्तों आपके विद्युत और ऊष्मा मतलब हीट में गर्मी, ऊष्मा और इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों धातुओं में से दोनों ही चीज़ें फ्लो करती हैं। इसीलिए दोस्तों बिजली एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से पहुंच पाती है। ये दोस्तों आपके अभी तक गुण थे धातु के। अब दोस्तों हम बात करते हैं अधातु के बारे में। हम लोग बात करते हैं अधातु के बारे में। अधातु दोस्तों ऑक्सीजन जैसे बताया सबसे ज़्यादा 46% पाई जाती है भूपर्पटी में। इसके अलावा दोस्तों 22 अधातु तत्व हैं। टोटल 22 अधातु तत्व हैं, जिसमें से 11 तो दोस्तों आपके गैस के रूप में, एक दोस्तों आपके लिक्विड के फॉर्मेट में, और 10 दोस्तों आपके ठोस के फॉर्म में, आपके सॉलिड के फॉर्म में। दोस्तों जो आपके जो द्रव के फॉर्मेट में है ब्रोमीन, ये आपके पूछा गया था टीआरई 3 में। ये दोस्तों आपकी जो टीआरई 3 का एग्जाम हुआ था, री एग्जाम नहीं, जो पहले हुआ था जो रद्द हो गया था ना, वो उसमें पूछा गया था
कि ऐसी कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप में जो 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 दोस्तों सामान्य मतलब जो कमरे के तापमान पर जो द्रव अवस्था में होती है। तो अगर आपसे पूछे अधातु पूछे कैसी कौन सी अधातु है जो कमरे के टेम्परेचर पर द्रव होती है, तो आपकी हो जाएगा ब्रोमीन। अगर पूछे अधातु तो ब्रोमीन, अगर पूछे धातु तो धातु पूछे तो पारा, अधातु पूछे तो ब्रोमीन। तो उसने दोनों ही दे दिए थे एक साथ में। तो दोस्तों कई लोग इसमें कंफ्यूज हो गए थे, जिनको सही से पता नहीं था वो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए अधातु पूछे तो ब्रोमीन और धातु पूछे तो पारा, दोनों ही कमरे के टेम्परेचर पर दोस्तों आपकी लिक्विड फॉर्म में उपस्थित होती हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, जैसे ही दोस्तों मैंने बताया कि आपके जो धातु होती हैं वो सामान्यतः विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ऐसे करके दोस्तों सामान्यतः विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं अधातु हैं। लेकिन एक अधातु है आपके ग्रेफाइट, एक अधातु आपकी ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट दोस्तों सुचालक होता है किसका? आपके बिजली का, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का दोस्तों सुचालक होता है। ये दोस्तों अधातु होते हुए भी उसमें धातुओं वाले गुण हैं, इसलिए दोस्तों वो अधातुओं में एक उपवाद, एक दोस्तों अपवाद के रूप में देखा जाता है। अधातु में दोस्तों वो एक अपवाद के रूप में देखा जाता है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम बात करते हैं, जैसे दोस्तों मैंने बताया पारा जो आपके है दोस्तों, पारा जो आपके है वो सामान्य तापमान पर द्रव है। पारा सामान्य तापमान पर द्रव है, लेकिन पारा कैसी है? धातु है। तो आपको दोनों ही याद रखना है। अब दोस्तों एक छोटी सी इसमें देख लेते हैं, खतरनाक मोटर वाहन प्रदूषण। आप देखते हो जो आपके 4 व्हीलर ट्रक वगैरह, जो उसमें से टंकी में से जो मोटा सा पाइप निकला होता है, उसमें से काला काला धुआं निकलता है, वो दोस्तों मोटर वाहन प्रदूषण है। वो मोटर वाहन प्रदूषण वो दोस्तों क्या होता है? वो आपके होता है शीशा, बहुत ही हानिकारक होता है, आपके शीशा होता है। खतरनाक मोटर वाहन प्रदूषण जिसको हम क्या कहते हैं? शीशा कहते हैं। कार की बैटरी, दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा गया, कार की बैटरी में कौन सा एसिड, कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों आपके सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। कार की बैटरी में दोस्तों आपके सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। एटलीस्ट दोस्तों बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल ही पाया जाता है, बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल ही दोस्तों पाया जाता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अब देखो चांदी में दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का गुण सबसे ज़्यादा होता है, मतलब सबसे अधिक सर्वाधिक सुचालक जो धातु आपकी कौन सी है? चांदी है। Ag चांदी है ना। सबसे ज़्यादा सुचालक धातु कौन सी है? आपकी सिल्वर है, मतलब चांदी है। और इसलिए दोस्तों मैंने और एरो इसमें ऊपर की तरफ लगा रखा। और जो सबसे कम जो सुचालक वो दोस्तों आपके शीशा हो जाएगा। सबसे कम दोस्तों आपके जो सुचालक है वो आपके हो जाएगा शीशा, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको याद रखना है कि वो दोस्तों चांदी कई बार पूछा है कि सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? तो दोस्तों आपकी चांदी है। सर्वाधिक सुचालु धातु कौन सी है? चांदी है। उसके बाद दोस्तों आपकी कॉपर है। चांदी महंगी है इसलिए चांदी का तार नहीं बनाया जाता, कॉपर सस्ती है इसलिए दोस्तों कॉपर का तार बनाया जाता है, ठीक है। हालांकि कॉपर से भी अधिक अच्छी धातु कौन सी है बिजली के लिए? चांदी, लेकिन चांदी बहुत महंगी है इसलिए चांदी के तार नहीं बनाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों देख लीजिए कि क्षारकीय दोस्तों ऑक्साइड होते हैं किसके? दोस्तों जो आपके धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो दोस्तों आपके क्षारकीय होते हैं। धातुओं के जो दोस्तों आपके ऑक्साइड होते हैं वो आपके क्षारकीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड आपके अम्लीय होते हैं। लेकिन क्रोमियम एक ऐसा अपवाद है, क्रोमियम वैसे तो दोस्तों क्या है? एक धातु है, लेकिन उसकी जो ऑक्साइड है वो क्षारकीय ना होकर वो दोस्तों वो अम्लीय है, इसलिए क्रोमियम इसमें अपने आप में एक अपवाद है, ठीक है। आपको इतना याद रखना है, क्रोमियम दोस्तों अपने आप में एक अपवाद है, आपको इतना याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एल्युमिनियम, जिंक और लेड, Al, Zn और Pb, ये दोस्तों क्या है? ये दोस्तों उभयधर्मी ऑक्साइड है। ये दोस्तों तीनों एल्युमिनियम, जिंक और Pb अपने आप में उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। अगर आपसे पूछ ले तो दोस्तों आपको ऐसी चीज़ें तो सबसे पहले याद होना चाहिए कि कौन से कैसे ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्रोमियम आपको जो अपवाद था वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, जैसे दोस्तों हमारा जल होता है H2O। तो जल दोस्तों आपके क्या होता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है।
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का आपके मिक्सचर होता है जल। तो जल से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अगर हमको अलग करना है तो किस विधि द्वारा अलग करेंगे? तो दोस्तों वो विधि का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। वो विधि का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है दोस्तों। जल के अणुओं में से ऑक्सीजन और आपके हाइड्रोजन को अगर हम अलग करना है तो किस विधि से अलग करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, आपको इतना याद होना चाहिए दोस्तों। एक सेकंड, एक घूंट पानी पी लेता हूँ। चलिए दोस्तों, अब हम दोस्तों थोड़ा हाइड्रोजन के बारे में बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन दोस्तों आपके अधातु वाले पोर्शन में आएगा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का दोस्तों यूज होता है रॉकेट का ईंधन बनाने में। हाइड्रोजन का यूज होता है रॉकेट का ईंधन बनाने में, कच्चे तेल को परिष्कृत करने में, बैटरी में शीतलक के रूप में। बैटरी में तो वैसे बैटरी में जो तेजाब पड़ा होता है वो दोस्तों आपके सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। लेकिन बैटरी में शीतलक के रूप में हाइड्रोजन का प्रयोग भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, ठीक है। अब दोस्तों D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी जल को भारी जल कहते हैं। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं दोस्तों? भारी जल कहते हैं। और भारी जल को दोस्तों मंदक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए क्योंकि ये विगत वर्ष में कई बार पूछा गया है। यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड को दोस्तों भारी जल कहते हैं और भारी जल का उपयोग शीतल मतलब दोस्तों मंदक के रूप में किया जाता है। आपको इतना याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद चलिए दोस्तों हम आ जाते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर दोस्तों अभिक्रियाशीलता की बात हो तो दोस्तों जो सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील आपके जो धातु है वो दोस्तों आपकी कौन सी है? पोटेशियम। पोटेशियम सबसे अभिक्रियाशील तत्व है पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम हुआ, लिथियम हुआ और दोस्तों आपके सोडियम। पोटेशियम सोडियम दोस्तों इतने ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं कि इनको स्वतंत्र अवस्था में हम लोग नहीं रख सकते। इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इनको दोस्तों मिट्टी के तेल में इनको रखा जाता है, ठीक है। इतने ज़्यादा ये अभिक्रियाशील होते हैं। और सबसे कम अभिक्रियाशील दोस्तों आपके होता है सोना। सबसे कम अभिक्रियाशील होता है सोना, एकदम सुस्त होता है, किसी से अभिक्रिया नहीं करता, ठीक है। तो सबसे कम अभिक्रियाशील सोना और सबसे ज़्यादा दोस्तों आपके हो जाएगा पोटेशियम सोडियम, ठीक है। अब देखो बहुत सी धातुएं ऐसी होती हैं जो कैसी दोस्तों आती हैं? वायु के संपर्क में आकर, जैसे वायु और नमी दोस्तों, वायु और आर्द्रता मतलब नमी, वायु और आर्द्रता से नष्ट हो जाती हैं, उनको कहते हैं संक्षारण। जैसे लोहे का संक्षारण, चांदी का संक्षारण, है कि नहीं। जैसे लोहा दोस्तों गल जाता है, जंग लग जाती है, बाद में दोस्तों वो लोहा गल जाता है, पिघल जाता है, टूट जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो दोस्तों लोहे का जंग मतलब लोहे का दोस्तों ये सब क्या हो जाता है? संक्षारण हो जाता है। क्योंकि प्रकृति में दोस्तों वायु भी है, नमी भी है और हीट भी है, सूर्य। तो इन तीनों के दोस्तों मिक्सचर से धातुओं का क्या हो जाता है? धातुओं का संक्षारण हो जाता है। अभी हम दोस्तों इसके बारे में और आगे डिटेल से समझेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं सल्फ़र का सबसे प्रमुख यूज ये है कि दोस्तों सल्फ़र से सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, ठीक है। सल्फ़र से सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। ये दोस्तों सल्फ़र का सबसे बड़ा क्या है मतलब उसकी सल्फ़र का सबसे बड़ा उपयोग है कि उससे सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। दोस्तों इसी सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है निम्न में से कौन ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से भी जाना जाता है? आपको नीचे दे देगा CH3COOH, ठीक है। आपको H2SO4 आपको दे देगा, ठीक है। आपको ऐसे कोई और सा भी आपको एसिड दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए, तभी आप सही कर पाएंगे। अब दोस्तों यदि संक्षारण होता है तो लोहे पर जंग लगना, एक दोस्तों आपके क्वेश्चन BPSC में पूछा गया था, लोहे पर जंग लगने से उसका वजन घट जाता है, बढ़ जाता है, समान रहता है, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको पता है लोहे पर जंग क्यों लगती है? आपकी प्रकृति में
वायुमंडल में आपकी वायु है, नमी है, नमी मतलब पानी है, ठीक है। और पानी क्या करता है, पानी की वजह से नमी उसमें लग जाती है, मतलब उसमें जंग लग जाती है। जंग उसमें लग गई दोस्तों। अब जंग लगने से उसका वजन बढ़ता है, क्योंकि लोहा पानी पानी भी स्टोर कर लेता है। जंग लगता है तो लोहा पानी भी स्टोर करता है, तो पानी के कारण, क्योंकि पानी में भी तो दोस्तों वजन होता है ना, तो पानी के कारण क्या होता है, लोहे का वजन कम हो जाता है लेकिन उसकी मजबूती कम हो जाती है। लोहे का वजन बढ़ जाता है लेकिन उसकी मजबूती कम हो जाती है, ठीक है। दोनों ही दोनों आप बात याद रखना कि जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ जाता है और मजबूती कम हो जाती है, ठीक है। आप ये बात याद रखना। अब देखो कॉपर, आपने दोस्तों देखा होगा कि मतलब जो दोस्तों आपके तांबे के बर्तन कहीं देखा होगा तो उस पर दोस्तों हरे कलर की उस पर चढ़ जाती है परत, हरे कलर की परत। वो क्या होती है, कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, उसको दोस्तों हम लोग कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। कॉपर कार्बोनेट कहते हैं, लोहे पर हरे रंग की परत का चढ़ जाना कहते हैं कॉपर कार्बोनेट। तो दोस्तों कॉपर की कमी से दोस्तों विल्सन रोग भी होता है। कॉपर की कमी से आपके कौन सा रोग होता है, विल्सन रोग भी होता है, आप याद रखना, ठीक है। अब दोस्तों देखो चांदी, आपने देखा होगा चांदी की तोड़ियाँ या चांदी की अंगूठी, चांदी का कुछ भी कोई पहनता है तो शुरू शुरू में तो एकदम सही होता है, लेकिन बाद में चांदी दोस्तों धीरे धीरे करके काली पड़ जाती है। क्यों काली पड़ जाती है, चांदी का काला पड़ जाना वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर देता है। चांदी जो होती है वो वायु में सल्फर के जो अणु होते हैं उसके साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है। चांदी के ऊपर सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है, इसलिए दोस्तों जो चांदी होती है वो हमको काली काली नज़र आती है, ठीक है। इतना दोस्तों आपको याद होना चाहिए, इतना दोस्तों आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल के दोस्तों हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के हम देख लेते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं। एक तो दोस्तों फर्टिलाइज़र के रूप में आपका इसका यूज होता है, उर्वरक के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज होता है। पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम के जो आप पेट्रोल को जो फिल्टर किया जाता है उसमें यूज होता है। इसके अलावा डिटर्जेंट उद्योग में यूज होता है, यहाँ देख लेते हैं। पेट्रोलियम में शोधन में यूज होता है, डिटर्जेंट उद्योग में यूज होता है, पेंट व रंग में यूज होता है, और रंजक द्रव्यों में दोस्तों आपके सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज होता है, ठीक है। दोस्तों पूछ लेता है कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग में, पृथ्वी के सेंटर में सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है, दोस्तों आपकी निकेल आपके पाई जाती है। अब दोस्तों आपकी जो जिरकोनियम धातु है, जिरकोनियम दोस्तों धातु है वो क्या करती है, ऑक्सीजन और प्लस आपकी दोस्तों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोस्तों मैंने इसमें क्या लिखा था वो नोट्स में, हाँ जिरकोनियम धातु का दोस्तों संक्षारण हो जाता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की वजह से, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की वजह से दोस्तों जिरकोनियम धातु का संक्षारण हो जाता है, मतलब हवा में वो संक्षारण हो जाता है, हवा में जो ऊपर का निशान लगाया है हवा में दोस्तों वो घुल जाती है, घुल से मतलब उसका संक्षारण हो जाता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की उसकी स्थिति में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखो दोस्तों जिरकोनियम, कैडमियम और बोरॉन, इन तीनों को दोस्तों यूज होता है नाभिकीय रिएक्टर में। जिरकोनियम, कैडमियम और बोरॉन, इन तीनों का दोस्तों यूज आपके होता है नाभिकीय रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर में। आपको इतना याद होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मैंने कुछ वन लाइनर टॉपिक जो तैयार किए हैं, वन लाइनर दोस्तों यहाँ से आपको क्वेश्चन गारंटेड दोस्तों आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। सोडियम धातु, सोडियम धातु दोस्तों जो सोडियम धातु है मैंने अभी आपको बताया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम दोस्तों इतनी ज़्यादा अपक्रियाशील होती हैं कि इनको मिट्टी के तेल में ही रखा जाता है। वायु के साथ दोस्तों ये वायु में ऑक्सीजन है उसके साथ ये अपक्रिया करके विस्फोटक ये दोस्तों विस्फोट बना लेंगे। और दोस्तों सोडियम दोस्तों ठंडे जल के साथ बहुत जल्दी अपक्रिया करता है, इसलिए आपने किसी किसी यूट्यूब शॉर्ट वीडियो में देखा होगा वो सोडियम के टुकड़ों को दोस्तों झील में तालाब में फेंक देते हैं, और जैसे ही उसमें फेंकते हैं वैसे दोस्तों उसमें ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। तो ठंडे जल के साथ बहुत जल्दी अपक्रिया करता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट, दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का जो शोधन होता है वो दोस्तों
साल्वे विधि के द्वारा होता है। सोडियम कार्बोनेट का जो दोस्तों आपके शोधन किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है दोस्तों, साल्वे विधि के द्वारा किया जाता है, आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, सोडियम धातु तो मिट्टी के तेल में रखी जाती है, लेकिन अगर सोडियम धातु दोस्तों अगर लिक्विड फॉर्म में हो, सोडियम को हम चाकू से भी काट सकते हैं ना, अगर सोडियम धातु लिक्विड फॉर्म हो यानी द्रव सोडियम धातु को नाभिकीय रिएक्टर में भी शीतलक के रूप में इसका यूज होता है। मतलब लिक्विड सोडियम धातु को, लिक्विड सोडियम का उपयोग शीतलक के रूप में आपके किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में, इतना आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड को दोस्तों वेराइटा वाटर के नाम से भी जानते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड को बेरियम बेराइटा वाटर के नाम से भी जानते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड को बेराइटा वाटर के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों बेरियम नाइट्रेट, क्या बेरियम नाइट्रेट दोस्तों चमकीला हरा रंग देता है। बेरियम नाइट्रेट जो आपका होता है वो दोस्तों चमकीला हरा रंग देता है, इसलिए बेरियम नाइट्रेट का उपयोग आपकी सिग्नल प्रदीप्ति में, सिग्नल तो जानते हैं ना, तो चमकीला हरा रंग देता है, इसलिए दोस्तों सिग्नल की प्रदीप्ति में, सिग्नल देने में बेरियम नाइट्रेट का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, चांदी हुआ, सोना हुआ, तांबा हुआ, प्लेटिनम हुआ और आपके विस्मत हुआ, ठीक है, ये आपके स्वतंत्र अवस्था में पाई जाते हैं। प्रकृति में इनका कोई अयस्क नहीं होता जहाँ से इनका निष्कर्षण किया जाए। सोना चांदी ये दोस्तों आपके सीधे स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, स्वतंत्र अवस्था में दोस्तों आपकी ये प्रकृति में पाई जाती हैं। ठीक, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं आतिशबाजी से संबंधित दोस्तों प्रश्न पूछ लेता है कि आतिशबाजी में दोस्तों कौन सा रंग, जैसे कि आतिशबाजी में दोस्तों हरा रंग आपके बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है, हरा रंग आपके बेरियम के कारण, लाल रंग स्ट्रोंशियम के कारण, लाल रंग स्ट्रोंशियम के कारण। और दोस्तों ये कई बार पूछे गए हैं, मैं आपको बता दूं, बार बार कई बार दोस्तों ये पूछे गए, मैं आपको बता दूं, हरा रंग बेरियम के कारण होता है, लाल रंग स्ट्रोंशियम के कारण होता है, पीला रंग सोडियम के कारण होता है, पीला रंग सोडियम के कारण होता है, और नीला रंग दोस्तों आपके कॉपर की उपस्थिति के कारण होता है आतिशबाजी में। यही दोस्तों चारों रंग बार बार पूछे गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सबसे ज़्यादा अधात वर्णीय सोना और चांदी, सोना सबसे ज़्यादा होता है और चांदी, सोना और चांदी दोस्तों आपने देखा होगा, सोने को पीट पीट कर कितना, सोने को चाहे लंबा कर लो, पीट पीट कर उसको उसकी चादर बना लो, सोना हर किसी आकृति में ढल जाता है, सोना मुलायम होता है। और दोस्तों कुछ ग्राम सोने से आप कई किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, इतना ज़्यादा दोस्तों अधात वर्णीय का गुण होता है सोने के अंदर, आपको इतना याद होना चाहिए। ठीक है, बंद हवा को शुद्ध करना, जैसे कि सोडियम परऑक्साइड, दोस्तों सोडियम परऑक्साइड का गुण होता है कि वो हवा को शुद्ध करता है। जैसे कि दोस्तों आपके अस्पताल में जो बंद जो वायुमंडल होता है अस्पताल में, उसको दोस्तों शुद्ध करना है। जैसे दोस्तों आपकी पनडुब्बी हो गई, पनडुब्बी में वायु जो अंदर होती है उसको शुद्ध करना है, पनडुब्बी में जो अंदर वायु होती है उसको शुद्ध करने के लिए, मतलब बंद जगह पे आपकी जो हवा जो बंद रहती है, जहाँ वेंटिलेशन ज़्यादा नहीं होता है, तो वहाँ दोस्तों आपकी जो हवा रहती है उसको शुद्ध करने के लिए सोडियम परऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, आपको ये इतना याद रखना है। रेडियम का निष्कर्षण दोस्तों पिच ब्लेंड से होता है, यूरेनियम का भी पिच ब्लेंड से होता है। रेडियम का निष्कर्षण मैडम क्यूरी ने पिच ब्लेंड से ही किया था। पैलेडियम धातु का उपयोग दोस्तों वायुयान के निर्माण में होता है, पैलेडियम धातु का उपयोग दोस्तों वायुयान के निर्माण में होता है। और जियोलाइट का उपयोग दोस्तों मृदु जल बनाने में होता है, जियोलाइट का उपयोग मृदु जल बनाने में होता है, मृदु जल बनाने में होता है जियोलाइट का उपयोग। ठीक है दोस्तों, नाइक्रोम दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नाइक्रोम क्या है। दोस्तों नाइक्रोम आपके नाइक्रोम दोस्तों निकेल, क्रोमियम और आयरन, निकेल, क्रोमियम और आयरन दोस्तों इन तीनों का मिक्सचर होता है नाइक्रोम धातु। दोस्तों ये आपको विद्युत हीटर आपने देखा होगा, हीटर में जो ऐसी गोल 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 स्प्रिंग होती है जो जलती है, जिससे हीट निकलती है और हमारा खाना बनता है दोस्तों, वो आपके नाइक्रोम का बना होता है। ये कई बार आपसे पूछा गया है।
ठीक है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं संक्रमण धातु की। कुछ दोस्तों हम लोग कुछ संक्रमण धातु की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संक्रमण धातुओं के दोस्तों यौगिक होते हैं वो रंगीन होते हैं। कैसे यौगिक होते हैं? रंगीन। संक्रमण धातु दोस्तों आपकी डी ब्लॉक में पाई जाती है। कौन से ब्लॉक में? डी ब्लॉक की धातुओं को दोस्तों संक्रमण धातु के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों लोहा, निकल, कोबाल्ट, तांबा, जिंक, चांदी, सोना, पारा इत्यादि दोस्तों आपके संक्रमण धातु की श्रेणी में आती हैं। संक्रमण धातुओं दोस्तों क्या होती हैं? इनका जो डी दोस्तों ऑर्बिटल होता है, जो डी कक्षक होता है वो दोस्तों अपूर्ण भरा होता है। पूरा भरा नहीं होता, अपूर्ण भरा होता है डी कक्षक। दोस्तों ये समूह 2 से 13 के बीच में पाई जाती हैं और इनमें दोस्तों आयनन क्षमता, आपके आयनन जो ऊर्जा वो काफ़ी कम होती है। ठीक है। तो डी ब्लॉक के तत्व में समूह 2 से 13 के बीच में पाए जाते हैं। इनमें आयनन जो दोस्तों इनकी ऊर्जा होती है वो काफ़ी कम होती है। यौगिक दोस्तों इनके रंगीन होते हैं। आपको ये 4-5 बातें इनके बारे में पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं टाइटेनियम। हम दोस्तों बात करते हैं टाइटेनियम की। देखिए दोस्तों टाइटेनियम दोस्तों वायुयान का फ्रेम और इंजन। वायुयान का पूरा फ्रेम आप जानते हो, पूरा बाहर का उसका जो पूरा फ्रेम है वो, प्लस उसका इंजन और प्लस नाभिकीय रिएक्टर में इसका उपयोग। नाभिकीय रिएक्टर में भी दोस्तों इसका उपयोग आपको देखने को मिलता है। नाभिकीय रिएक्टर में भी दोस्तों इसका उपयोग आपको देखने को मिलता है। अब देखो पिटवा लोहा सबसे शुद्ध होता है। लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? पिटवा लोहा। इसमें दोस्तों आपकी कार्बन की मात्रा अत्यधिक कम होती है। पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा आपकी अत्यधिक कम होती है, इसलिए दोस्तों लोहे का सबसे मजबूत सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है पिटवा लोहा। क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने दोस्तों यहाँ पर ऐड कर दिया था। जिंक फॉस्फाइड। जिंक देखो दोस्तों चूहे को हम लोग कहते हैं कृंतकनाशी। कृंतक मतलब चूहे कृंतक का मतलब काटना। चूहे अपने दांतों से हर चीज़ काटते रहते हैं ना, तो इसलिए दोस्तों उनको बोलते हैं कृंतक। उनको दोस्तों हम लोग बोलते हैं कृंतक। क्या दोस्तों उनको बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं कृंतक। तो कृंतकनाशी मतलब चूहे का जहर, चूहे को मारने वाली जो दवा होती है। आपसे पूछा गया उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं जिंक फॉस्फाइड। ठीक है। जिंक फॉस्फाइड दोस्तों कृंतकनाशी अथवा चूहे के मारने का जहर होता है। ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सिल्वर क्लोराइड। हम लोग कर लेते हैं सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को दोस्तों हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जानते हैं और इसका उपयोग होता है फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में। फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में आपके दोस्तों सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग होता है और इसी सिल्वर क्लोराइड को दोस्तों हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। आपको इतना ही याद होना चाहिए। ठीक है। चलिए दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट तो मैं आपको दोस्तों पहले भी पढ़ा चुका हूँ। सिल्वर नाइट्रेट ये कई बार पूछा गया है। जब हम लोग मतदान करने जाते हैं तो हमारे फिंगर पर, इस वाली फिंगर पर स्याही लगा दी जाती है जो दोस्तों वायु की उपस्थिति में कैसी हो जाती है? जम जाती है। तो सिल्वर नाइट्रेट स्याही लगाने वाली निशान के लिए होती है मतदान आदि केंद्रों पर। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मतदान केंद्र पर जो स्याही लगाई जाती है उसको दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। सिल्वर नाइट्रेट दोस्तों उसको कहते हैं। आपको इतना याद ही। क्वेश्चन पूछा गया सिल्वर ब्रोमाइड। दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग आपके फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है। और आयरन पायराइट्स को दोस्तों झूठा सोना भी कहते हैं। आयरन पायराइट्स को झूठा सोना भी कहते हैं। प्लेटिनम को दोस्तों सफ़ेद सोना कहते हैं। पारा को कहते हैं क्विक सिल्वर। और पारा दोस्तों सिनेबार। पारा का एस के दोस्तों क्या है? सिनेबार से पारा को निकाला जाता है। पारा को कहते हैं क्विक सिल्वर, मतलब मर्क्यूरी को दोस्तों कहते हैं क्विक सिल्वर। ठीक है। प्लूटोनियम दोस्तों प्लूटोनियम का आपके यूज होता है परमाणु बम बनाने में। प्लूटोनियम का यूज दोस्तों होता है परमाणु बम बनाने में। ठीक है। इसके अलावा हरा कशीस
हरा कसीस को दोस्तों फेरस सल्फेट के नाम से जानते हैं, और रोमन विट्रोल भी इसका एक उपनाम है, रोमन विट्रोल। हरा कसीस दोस्तों फेरस सल्फेट के नाम से जानते हैं। और नीला थोथा, नीला थोथा जिसको दोस्तों तूतिया भी कहते हैं, तूतिया भी कहते हैं नीला थोथा को, उसको दोस्तों उसका रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ठीक है दोस्तों, मोनाजाइट जो बालू होती है उसमें थोरियम पाया जाता है, मोनाजाइट जो दोस्तों बालू होती है उसमें थोरियम पाया जाता है, आपको इसका याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों आपसे ये कई बार पूछा गया है, फ्यूज तार, दोस्तों पूछा गया कि फ्यूज तार किस किस का मिश्रण होता है। तो फ्यूज तार दोस्तों आपके लेड मतलब सीसा, ठीक है, लेड और दोस्तों टिन, लेड और टिन, लेड और टिन का मिश्रण होता है आपकी फ्यूज तार, आपके जो विद्युत उपकरण में जो लगाया जाता है फ्यूज तार, फ्यूज तार। दोस्तों फ्यूज तार की प्रवृत्ति कैसी होती है आपसे ये भी पूछा गया है। तो उच्च मतलब जो आपकी उचित विशिष्ट प्रतिरोधकता, उच्च दोस्तों उचित नहीं, उच्च 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 विशिष्ट प्रतिरोधकता होनी चाहिए, और निम्न गलनांक होना चाहिए, निम्न गलनांक, क्योंकि जैसे ही थोड़ा पावर हाई होता है तो उसका गलनांक निम्न होगा तभी तो पिघलेगा। अब उसका गलनांक अगर हाई कर देंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर देगा, और इलेक्ट्रिसिटी पास कर देगा तो सारे विद्युत उपकरण संयंत्र हमारे घर में होंगे, टीवी फ्रिज कूलर वो सब फूंक सकते हैं। इसलिए दोस्तों फ्यूज तार का जो गलनांक होता है वो निम्न होता है, प्रतिरोधकता विशिष्ट होती है लेकिन गलनांक निम्न होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है इसलिए दोस्तों मैं आज ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्लास ले लूँ। दोस्तों वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दो। आपको मैं क्रीम देता हूँ, आपको ज़्यादा फालतू की पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, इतना आप पढ़ लो दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों अगर आपको मेरे ये नोट्स चाहिए, अगर दोस्तों आपको मेरे ये नोट्स चाहिए तो अभी तक दोस्तों चैनल पर जितनी भी वीडियो हो चुकी हैं सारे के सारे दोस्तों नोट्स आपको मिलेंगे, और आने वाली भी दोस्तों सारी वीडियो के नोट्स आपको वीडियो के साथ साथ वीडियो आएगी दोस्तों, आपको नोट्स मिल जाएंगे। और आपका TRE 4 अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप इन सब से बच पाएंगे, आप इन सब से बच पाएंगे दोस्तों। मैंने अगर ये 1 घंटे की मेरी वीडियो हुई दोस्तों, 50 मिनट की ये वीडियो हुई, तो 50 मिनट दोस्तों ये वीडियो देखने में, और आज अगर आप इससे नोट्स बनाएंगे तो आपके 2 से 3 घंटे आपके नोट्स बनाने में अवश्य ही जाएंगे, 2 से 3 घंटे दोस्तों आपके नोट्स बनाने में अवश्य जाएंगे। तो अपना वो 2 से 3 घंटा बचाइए, और नोटबुक पेन सबका खर्चा बचाइए, और मात्र दोस्तों रुपये 150 में हमारे पेड नोट्स वाले ग्रुप से जुड़ जाइए, जहां दोस्तों 155 से अधिक भाई बंधु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि दोस्तों क्लास देखते हैं और फिर रिवीजन उसके नोट्स से करते हैं। दोस्तों अपना टाइम बचाइए और उस टाइम का सदुपयोग रिवीजन करने में लगाइए। तो मात्र 150 रुपये से दोस्तों आप मेरे पेड नोट्स वाले ग्रुप से जुड़ सकते हो, जहां दोस्तों मैं आपकी प्रैक्टिस भी करवाता हूं। कुछ दोस्तों मैं फ्री में करवाता हूं, कुछ का कोई चार्ज नहीं है, मात्र 150 रुपये से दोस्तों अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो के इस दोस्तों वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा अपना टेलीग्राम का लिंक, आप वहां से मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और दोस्तों जिसको टेलीग्राम चलाना ना आता वो दोस्तों नंबर लिख देता हूँ यहाँ, 9410 4810 86, 9410 4810 86 दोस्तों। आप मुझे इस नंबर पर कॉल नहीं लगेगी, इस नंबर पर दोस्तों आप मुझे व्हाट्सअप करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। नोट्स कैसे लेना है सब दोस्तों मैं आपको बता दूंगा। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं अपने आज के तीसरे पेज पर कि लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत आपके 0 होता है। जैसे कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होती ना, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होती, ऐसे ही दोस्तों लेड पेंसिल में लेड भी नाम के लिए भी नहीं होता। आपको ये पता होना चाहिए।
एल्यूमिनियम दोस्तों उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है, एल्यूमिनियम उभयधर्मी भी ऑक्साइड बना सकता है। दोस्तों आपने सुना होगा सुहागा, सुहागा हिंदी में सुहागा, आम बोलचाल में सुहागा, और दोस्तों उसको वैसे क्या बोलते हैं, बोरेक्स, वैसे बोलते हैं बोरेक्स, लेकिन इसका साइंटिफिक इसका नाम क्या है, साइंटिफिक इसका नाम है सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट। सोडियम टेट्राबोरेट को दोस्तों बोरेक्स या सुहागा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है। सिलिकॉन दोस्तों, सिलिकॉन का निर्माण आपके होता है सौर सेल के निर्माण में, सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का निर्माण होता है। चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ दोस्तों कौन कौन से हैं, निकेल है, आयरन है, कोबाल्ट है इत्यादि दोस्तों, ये आपके चुंबकीय पदार्थ हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों अब देखो, आपने देखा होगा अमलगम, आपने अमलगम सुना होगा। तो किसी भी प्रकार का अमलगम हो दोस्तों, उसमें पारा तो होगा ही होगा। पारा अमलगम का एक मुख्य घटक है, एक दूसरे जरूरी घटक है कि अगर पारा नहीं है तो अमलगम नहीं बन सकता। ठीक है। तो पारा अमलगम में प्रमुख घटक है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं धातुओं की आयनीकरण एंथैल्पी निम्न होती है। धातुओं की आयनीकरण एंथैल्पी दोस्तों उच्च नहीं होती है, आपके निम्न होती है। ठीक है। बोरॉन, सिलिकॉन, एंटीमनी, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये दोस्तों आपकी उपधातु हैं। मतलब इनमें धातुओं का भी गुण होता है, अधातुओं का भी गुण होता है। दोस्तों ये आपके कैसे हैं, उपधातु हैं, उपधातु आपके हैं। ये आर्सेनिक, जर्मेनियम, एंटीमनी, सिलिकॉन, बोरॉन आपके उपधातु हैं। इनमें धातु अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों तांबा, इसके अलावा दोस्तों हम लोग आ जाते हैं तांबा। तांबा दोस्तों एकमात्र ऐसा धातु है जो जीवाणु रोधक है। तांबा एकमात्र जीवाणु रोधी धातु है, एकमात्र जीवाणु रोधी धातु है। दोस्तों ये क्वेश्चन अगर किसी से पूछ लो तो अच्छे इसको बता नहीं पाएंगे, जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा वो बता नहीं पाएंगे। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज कौन से होते हैं, अब्रक खनिज तो है लेकिन इसमें धातुओं का गुण नहीं है, अधात्विक है। चूना पत्थर जमीन से निकलते हैं, खनिज हैं लेकिन अधात्विक हैं, धातुओं का गुण नहीं है। ग्रेफाइट, कोयला, पेट्रोलियम। ग्रेफाइट दोस्तों आपके क्या है, अधातु है। ग्रेफाइट दोस्तों क्या है, आपके अधातु है। ग्रेफाइट क्या है, अधातु है। लेकिन ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का गुण होता है। ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का गुण होता है, जो कि उसको क्या बनाता है, अधातुओं की श्रेणी में एक अपवाद बनाता है, दोस्तों इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब दोस्तों ऐसे दोस्तों आपके धातुओं में एक अपवाद है। अब ऐसे दोस्तों आपके आपके अधातुओं में एक और अपवाद है। एक दोस्तों आपकी अधातु होती है आयोडीन। आयोडीन दोस्तों आपकी क्या होती है, अधातु होती है। आयोडीन दोस्तों आपके अधातु होती है, लेकिन वो ऐसी अधातु होती है जिसमें चमक पाई जाती है। वो दोस्तों एक ऐसी अधातु होती है जिसमें चमक पाई जाती है, जबकि अधातुओं का गुण क्या है, अधातुएं कैसी हैं, नरम नहीं होती, चमकदार नहीं होती, लेकिन आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो चमकदार होती है। इसलिए दोस्तों आयोडीन अपने आप में क्या है, एक अपवाद रखती है। ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए। धात्विक खनिज टिन, तांबा, जस्ता, सोना, चांदी, सीसा ये सब दोस्तों आपके ज़मीन से निकलते हैं, और दोस्तों ये सब के सब आपके धात्विक खनिज है, ये धातु है, धात्विक खनिज है। इसके अलावा दोस्तों धातुओं सबसे पहले याद रखना, धातुएं होती हैं उनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातुओं के दोस्तों ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अधातुओं के अम्लीय होते हैं और धातुओं के कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। ठीक है। धातुएं दोस्तों आपकी विद्युत धनात्मक होती हैं, लेकिन अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं और अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, दोनों आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये इन सबको दोस्तों चाकू से काटा जा सकता है। इन सबको दोस्तों चाकू से काटा जा सकता है।
लेकिन इन तीनों का दोस्तों जो स्टोर होता है, इन तीनों का दोस्तों जो स्टोर होता है वो कहाँ होता है दोस्तों? मिट्टी के तेल में होता है दोस्तों, केरोसिन में होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपक्रियाशील हैं। ठीक है, इन तीनों को मिट्टी के तेल में रखते हैं दोस्तों। मोनाजाइट, दोस्तों मैंने बताया था कि मोनोजाइट बालू से थोरियम निकलता है। ऐसे दोस्तों मोनोजाइट क्या है? थोरियम का अयस्क है। मोनोजाइट दोस्तों थोरियम का अयस्क हो गया, थोरियम का अयस्क हो गया, क्योंकि थोरियम कहाँ से निकलता है? कहाँ से निकले? अपने अयस्क में से तो निकलती है मोनोजाइट से, तो मोनोजाइट उसका क्या हो गया? उसका असर, उसका अयस्क हो गया। गैलेना, ऐसे दोस्तों गैलेना किसका अयस्क है? शीशे का अयस्क है। गैलेना दोस्तों आपके शीशे का अयस्क है। ठीक है, अब दोस्तों मोती का प्राथमिक घटक क्या है? मोती का प्राथमिक घटक है कैल्शियम कार्बोनेट। मोती आपकी मोती सीप का प्राथमिक घटक क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब दोस्तों कुछ ऐसी महत्वपूर्ण दोस्तों मिश्र धातु हैं आपकी, जो मिक्सचर मेटल हैं, जो कि कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं, तो आप दोस्तों इसको देख लो। ये दोस्तों पीतल, पीतल पीतल पिताजी, पी से पीतल, ता से दोस्तों आपके नहीं, पिताजी कॉपर प्लस जिंक, पिताजी। ठीक है, जी से जिंक, ता से तांजा, ता से तांबा, पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक, यानी पीतल आपके कॉपर प्लस जिंक यानी तांबा प्लस जिंक से मिलकर बना होता है। कांसा, कांसा दोस्तों ये भी कई बार पूछा गया है, कॉपर और टिन, कॉपर और टिन से मिलकर बनता है दोस्तों आपके कांसा। ठीक है, जर्मन सिल्वर पूछा गया है। जर्मन सिल्वर में दोस्तों सिल्वर ही नहीं होती है, कॉपर जिंक और निकल, इन तीनों से मिलकर बनती है जर्मन सिल्वर। कॉपर जिंक और निकल, कॉपर जिंक और निकल से मिलकर बनती है जर्मन सिल्वर। ड्यूरालुमिन, ड्यूरालुमिन एल्यूमिनियम प्लस कॉपर, लुमिन से याद रखना एल्यूमिनियम, लुमिन एल्यूमिनियम और कॉपर। ठीक है, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर से मिलकर बनती है ड्यूरालुमिन। सोल्डर, सोल्डर दोस्तों आपसे पूछा गया था, सोल्डर का दोस्तों टांका लगाया जाता था, टांका। टांका किससे बनता है? टिन प्लस लेड, टिन और प्लस लेड। ठीक है दोस्तों, टिन और लेड से मिलकर बनता है आपके सोल्डर। इलेक्ट्रम, दोस्तों सोना और चांदी को दोनों को मिलाकर जो धातु बनती है, जो मिक्सचर बनता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रम। उसको दोस्तों क्या कहते हैं? इलेक्ट्रम। ऐसे दोस्तों नाइक्रोम, नाइक्रो तो मैंने आपको बता दिया, निकल प्लस क्रोमियम, निकल प्लस क्रोमियम को बनाकर धातु बनती है नाइक्रोम, और उसी धातु से विद्युत हीटर के तार बनाया जाता है। इतना आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जिंक अमलगम, जिंक अमलगम तो जस्ता प्लस पारा, जस्ता प्लस पारा, जस्ता और पारा को दोनों को मिला के दोस्तों जिंक अमलगम बनता है। क्योंकि अभी अभी मैंने आपसे बताया किसी भी प्रकार का पारा, किसी भी प्रकार का अमलगम क्यों ना हो दोस्तों, उसमें पारा अवश्य ही पाया जाएगा। देखो जिंक अमलगम है, जिंक का अमलगम है, इसमें भी पारा आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं माचिस। दोस्तों माचिस पे लाल फॉस्फोरस होता है, माचिस पे दोस्तों आपके लाल फॉस्फोरस लगा रहता है। फ्लोरीन सर्वाधिक अवक्रियाशील दोस्तों तत्व आपके हैं फ्लोरीन। दोस्तों क्या है आपके? फ्लोरीन सर्वाधिक अपक्रियाशील। दोस्तों फ्लोरीन आपके हैलोजन समूह में सर्वाधिक अपक्रियाशील है। ठीक है, हैलोजन समूह में दोस्तों आपके सर्वाधिक अपक्रियाशील है। क्या है आपके? फ्लोरीन। आयोडीन दोस्तों धात्विक चमक, आयोडीन वैसे तो मैंने बताया आयोडीन क्या है? अधातु है, लेकिन उसमें धात्विक चमक पाई जाती है। आयोडीन को चाकू से भी हम लोग काट सकते हैं। अब दोस्तों CO2, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोस्तों आग बुझाने के काम में भी आती है, पेय पदार्थ में भी काम आती है, सोडा वाटर में भी दोस्तों ये काम आती है। और कार्बन डाइऑक्साइड 60% अकेले ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है। ठीक है दोस्तों, आपको इतना पता होना चाहिए। O3 मतलब ओजोन, ओजोन दोस्तों चांदी को काला करती है, ओजोन चांदी को काला कर देती है। अब आप दोस्तों देखिए अक्रिय या उत्कृष्ट गैसें क्या हैं? आर्गन, क्रिप्टॉन, नियॉन, जिनॉन, हीलियम और रेडॉन। दोस्तों आपके भूकंप आने से पहले, भूकंप नहीं दोस्तों आपके जैसे कि भूकंप नहीं कहो,
चक्रवात हो गया, सुनामी हो गई, या एक जो प्राकृतिक दोस्तों ऐसी आपदाएं हैं, वो आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन का प्रतिशत बढ़ जाता है। रेडॉन का प्रतिशत दोस्तों बढ़ जाता है। आपको इतना याद रखना है। दोस्तों आज की क्लास इतनी थी, ठीक है। करीब दोस्तों 47-48 प्रश्न से। अब दोस्तों ये जो प्रश्न मैंने जो दोस्तों पेजेस कराए हैं, ये तीनों के तीनों पेजेस में भरपूर कंटेंट है दोस्तों। धातु का प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। शर्त यह है कि आप इसको अच्छे से पढ़ लेना है दोस्तों। आपको ये नोट्स प्रिंट करवा लेने हैं, आपको इससे पढ़ना है। मात्र 150 रुपये में दोस्तों आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करूँगा आपसे, मात्र 150 रुपये में ही, ठीक है। तो जैसे कि दो दोस्तों मैंने आपको नंबर बताया 9410481086, आप मुझे इस नंबर पर डायरेक्ट व्हाट्सअप करके मुझसे बात कर सकते हैं, आप नोट्स ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको डायरेक्ट ग्रुप में जाना है तो दोस्तों इस वीडियो के लिंक में मैं अपने इस वीडियो को दोस्तों कमेंट बॉक्स में मैं अपने चैनल का लिंक, मैं अपने उसके टेलीग्राम चैनल का दोस्तों लिंक मैं यहाँ पर डाल दूँगा, तो आप डायरेक्ट जाके वहाँ से भी मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई को अच्छे से तैयार करते रहिए दोस्तों। मेरी उम्मीद है और दोस्तों मेरी मनोकामना है कि TRE 4 में आप सबका सिलेक्शन हो। बस दोस्तों मैं आपके लिए जितनी मेहनत कर रहा हूँ उसको दोस्तों थोड़ा मुझे भी दीजिए। और मैं दोस्तों क्या ही मांगता हूँ यूट्यूब से दोस्तों, आपने अभी तक अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यही दोस्तों मांगता हूँ आपसे, और मैं क्या मांग रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए।